राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर नहीं है, लेकिन शीना मर्डर केस की जांच उनके ही हाथों में रहेगी। राकेश मारिया को प्रमोशन देकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। हाई प्रोफाइल शीना वोरा मर्डर केस की जांच में जुटे राकेश मारिया का पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें प्रमोट करने में जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई गई, उससे कई सवाल खड़े हो गए थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से राकेश मारिया नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने ट्रांसफर को लेकर मारिया जानकारों से राय ले रहे हैं। नियमों के मुताबिक सरकार अगर चाहती तो मारिया को डीजी पोस्ट पर प्रमोशन देकर भी मुंबई का कमिश्नर बनाए रख सकती थी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राकेश मारिया से नाराज बताए जा रहे थे। फडणवीस ने कथित तौर पर कहा था कि पुलिस जितना ध्यान शीना मर्डर केस में लगा रही है, उसे उतना ही ध्यान दूसरे मामलों पर भी देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मारिया के प्रमोशन और तबादले को लेकर उठ रहे विवादों पर सफाई देने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि राकेश मारिया के तबादले का किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है और ये अचानक भी नहीं किया गया, कायदों के मुताबिक किया गया है। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि राकेश मारिया के ट्रांसफर के बावजूद वो शीना वोरा मर्डर केस की जाँच करते रहेंगे। अहमद जावेद ने राकेश मारिया की जगह मुंबई पुलिस के कमिश्नर का पद संभाल लिया है। पद संभालने के बाद जावेद ने कहा कि शीना मर्डर केस की जांच में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति से नहीं चलता, पुलिस टीम की तरह काम करती है। Investigation in any case, as I said earlier, is a collective teamwork. At this stage, the accused are already in judicial custody, so it has a clear bearing that as far as interrogation goes, it is over at this point of time. As far as the investigation which goes on as to the collection of evidence and all that, as the leader of the thing, any case which I think is important or having a bearing of it will be monitored in the right professional way as it deserves. शीना हत्याकांड में तीसरे आरोपी संजीव खन्ना को भी इंद्राणी और ड्राइवर की तरह ही 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने संजीव खन्ना को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया। संजीव खन्ना इंद्राणी का पूर्व पति है और आरोप है कि गला दबाकर जब शीना की हत्या की गई तब संजीव ने ही शीना के हाथ पकड़े थे। मुंबई और महाराष्ट्र में फैली एनसीपी नेता छगन भुजबल की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा प्रवर्तन निदेशालय। नवी मुंबई स्थित हैक्स वर्ल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी जल्द होगा कुर्क। आरोप है कि भुजबल ने संपत्ति महाराष्ट्र सदन और दूसरे घोटालों में की गई कमाई से बनाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 दिनों के लिए जापान दौरे पर रवाना हुए। सीएम फडणवीस की ये यात्रा राज्य में निवेश लाने के लिए की जा रही है। टोक्यो और ओसाका में निवेश के लिए देवेंद्र फडणवीस पिच करेंगे। महाराष्ट्र में सांगली के इस्लामपुर ने रचा इतिहास, मुफ्त वाईफाई सुविधा देने वाला पहला नगर निगम बना। लिंग दोह समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे चुनाव में धनबल के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 दिन के अंदर नियमों के तहत चुनाव कराने का फरमान जारी किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में छेड़छाड़ करने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा ने स्कूल में रखे बक्से में शिकायत लिखकर डाली थी। स्कूल प्रशासन ने शिकायत को पुलिस तक पहुंचाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पुलिस हिरासत में शाहनवाज नाम के युवक की मौत हो गई। परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि पीड़ित युवक की मौत शराब के चलते हुई है। दिल्ली में एक गर्भवती महिला का पीसीआर वैन में प्रसव कराने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने अपने इस पुलिसकर्मी को सम्मानित करने का फैसला लिया है। शनिवार सुबह पालम रेलवे स्टेशन के पास महिला को अचानक प्रसव कराया गया था। दिल्ली के फतेहपुरी बेरी इलाके में लूटपाट के बाद हथियार के दम पर महिला से रेप का मामला सामने आया है। वारदात के वक्त घर में महिला अकेली थी। लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए 2 बदमाशों ने पहले महिला से 20,000 रुपए नकद लूटे और फिर अकेले देखते हुए महिला के साथ बलात्कार किया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर आज जा रही हैं। सोनिया रायबरेली में 2 दिनों तक रुकेंगी। दौरे के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति का पंचायत भवन में अनावरण करेंगी। इसके अलावा जिला सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में शिरकत भी करेंगी। बताया जा रहा है कि सोनिया आज ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें नाकाम पीएम करार दिया है। मंगलवार को वर्किंग कमेटी में सोनिया ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 5 साल की बजाय 3 साल कर राहुल की जल्द ताजपोशी के संकेत दे दिए गए। हालांकि सोनिया का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते 113% से बढ़ाकर 119% करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने डीए 6% बढ़ाकर 113% किया था, जिसे जनवरी में लागू किया गया था। मंगलवार देर रात बिहार चुनाव प्रभारी अनंत कुमार और राज्य प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि आज एनडीए के अंदर सीटों पर होने वाली बैठक से पहले बीजेपी ने बैठक कर मन बना लिया है कि किस सहयोगी को कितनी सीटें दी जाएं। बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर खींचतान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी को धमकी दी है। मांझी ने कहा है कि अगर बीजेपी ने उनकी अनदेखी की और मनमाफिक सीटें नहीं दी तो ऐसी सूरत में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। सवाल पर रहेंगे, लेकिन यदि एनडीए के द्वारा जीतन मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगी तो इसका घाटा होगा भाजपा को और एनडीए को। बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आमने सामने है। दोनों पार्टी के मुखिया, बीजेपी नेता और बिहार चुनाव प्रभारी अनंत कुमार से आज अलग अलग मुलाकात करेंगे। जीतन राम मांझी सुबह 9:30 बजे अनंत कुमार से मिलेंगे, जबकि रामविलास पासवान दोपहर 12 बजे अनंत कुमार से मिलने वाले हैं। जीतन राम मांझी का दावा है कि आज की बैठक में सीटों पर फैसला होगा। सियासी सरगर्मी के बीच राजनेताओं के बोल बिगड़ने शुरू हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एलजेपी नेता रामविलास पासवान के राष्ट्रीय नेता होने के दावे को खोखला करार दिया है। मांझी ने कहा है कि पासवान खुद अपने समुदाय के नेता नहीं हो पाए हैं तो राष्ट्रीय नेता कैसे हो गए। बीजेपी की जीत में पासवान का कोई योगदान नहीं है, जबकि पासवान खुद नरेंद्र मोदी की बदौलत जीते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ चुनावी समीकरण जैसी बातों को खारिज करते हुए मांझी ने कहा कि वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर लालू प्रसाद नीतीश को ध्वस्त करें तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लालू नीतीश से पीछा छुड़ाने के बाद मुलायम का इशारों में जेडीयू पर हमला। कहा जो इतने समय से बीजेपी के साथ रही वो सेक्युलर कैसे हो सकती है। जिन्होंने बीजेपी के साथ 12 साल तक सरकार चलाई, बीजेपी की समर्थन से वो आज सेक्युलर बन गए। ये बात तो सामने आना चाहिए, हार जीत बड़ी न होना हो, लेकिन जनता के बीच जाना चाहिए कि जिन्होंने 12.5 साल तक बीजेपी के साथ और बीजेपी की समर्थन से सरकार बनाई हो, आज वो सेक्युलर होगा। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने बागी सुर अख्तियार कर लिए हैं। तस्लीमुद्दीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दिया, जबकि लालू पर हमला करते हुए कहा कि अपनी कमजोरी और परिवार के प्रमोशन के लिए नीतीश के साथ लालू खड़े हैं। सामने आया हिजबुल आतंकियों का नया वीडियो। सरहद पर घुसपैठ के लिए मौजूद है आतंकी जत्था। पीएम मोदी और सीएम सईद के खिलाफ कर रहे थे आतंकी नारेबाजी। खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। सीमा पर जारी सीजफायर उल्लंघन के बीच दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत शुरू हो रही है। दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद अब सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं। बैठक में पाक रेंजर्स और बीएसएफ के बीच डीजी लेवल की बातचीत से पहले मंगलवार को साउथ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मीटिंग को लेकर एजेंडे पर चर्चा हुई।
डीजी स्तर की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंच रहा है। बैठक में 23 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई बीएसएफ डीजी डीके पाठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी, घुसपैठ और तस्करी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारत की ओर से सीमा पर हो रहे सीजफायर के उल्लंघन का मामला भी जोर शोर से उठाया जाएगा। भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी को ऐसी खबर लगी है कि पाकिस्तान राजस्थान के बॉर्डर इलाके में वाटर बॉडीज यानी कि जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान से इस तरह का इंटरसेप्ट मिला है कि पाकिस्तान भारत के बॉर्डर इलाके के जल स्रोतों को दूषित कर सकता है, जिससे सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके। राजस्थान सीमा के अंदर पाकिस्तान के सैटेलाइट फोन के सिग्नल पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं, बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने ताकतवर मोबाइल टावर भी लगाए हैं, जिसकी वजह से भारतीय इलाके में 40 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के मोबाइल कंपनियों के सिग्नल पकड़े गए हैं। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने सिंचाई विभाग के ज्यादातर अफसरों को भ्रष्ट बताया है। मंत्री ने कहा है कि उनके विभाग के ज्यादातर इंजीनियर कमीशनखोरी के आदी हो गए हैं। लखनऊ में सीएम के सरकारी आवास पर कार्यक्रम में शिवपाल ने कहा कि कमीशनखोरी की वजह से बड़े प्रोजेक्ट की बजाय छोटी छोटी परियोजनाओं में काम करना इंजीनियर पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के हुबली में लोगों ने एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की। मामला विद्यानगर का है, जहां प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल पर कॉलेज की ही एक छात्रा के यौन शोषण का आरोप है। इससे भड़के लोग मिलकर कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल की थप्पड़ घूंसों से पिटाई कर दी। यूपी के बिजनौर में मोनिका बेदी के डांस शो में जमकर कुर्सियां चली। हंगामा इस कदर बढ़ा कि मोनिका बेदी को अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। बिजनौर में कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान मोनिका बेदी का शो रखा गया था। यूपी के महोबा में गुलाबी गैंग ने कोतवाली के आगे अपनी ताकत दिखाई। दरअसल एक लोकल युवक जेल से छूटा तो वो अपना सामान लेने कोतवाली पहुंचा, लेकिन आरोप है कि कोतवाली प्रभारी ने सामान लौटाने की जगह उसे फर्जी मामले में हिरासत में ले लिया। यूपी के कन्नौज में बीएसपी नेता की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। गैंगरेप के आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के आजमगढ़ में रोडवेज की बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। इस हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बस में फंसे घायल यात्रियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक बस सवार सभी यात्री अस्पताल में दाखिल हैं।